किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, मानव और पशु का संबंध अनादिकाल से रहा है। पशु हमेशा मानव के सुख दुख के साथ ही रहे हैं, पर वर्तमान में मानव पशु के प्रति असंवेदनशील हो गया है, क्रूरता का व्यवहार करने लगा है, जबकि इन बेजुबान पशुओं को चाहिए प्रेम और संवेदनशील व्यवहार। किसान भाइयों, विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर हम इसी संबंध में जानकारी देंगे, पर पहले ये देखेंगे कि जो कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में जो नई नई तकनीक आ रही है और मंडियों में अनाज के भाव क्या चल रहे हैं, इस संबंध में जानकारी के लिए पहले देखते हैं मंडी के भाव और जानते हैं खबरें खेती में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम में सुधार की मांग, रबी फसलों में जल प्रबंधन के उपाय, सरसों में खरपतवार नियंत्रण, बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर, चने में एकीकृत कीट नियंत्रण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आकलन के लिए जिले की बजाय क्षेत्र विशेष को आधार मानकर फसल के नुकसान का आकलन करने का आग्रह किया। साथ ही यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम में फसल बीमा करवाने वाले किसानों के लिए अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया है। श्री चौहान विगत दिनों नई दिल्ली में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मिलकर यह बात कही। श्री चौहान ने योजना में स्थानीय आपदा जैसे कीट व्याधि को शामिल किए जाने की मांग की। उन्होंने किसानों के लिए हिंदी भाषा में ई सॉफ्टवेयर बनाने की मांग की है। अभी कृषि संबंधी जानकारी के लिए अंग्रेजी में ई सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म के मानक भी निर्धारित किए जाना चाहिए। रबी मौसम की प्रमुख फसलों गेहूं, चना, सरसों, मसूर इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करना फायदेमंद होता है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी के 20 से 22 दिनों बाद, किरीट जड़ें या काउन रूट्स निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई बोनी के 40 से 45 दिनों बाद, कल्ले निकलने की अवस्था में करें। तीसरी सिंचाई गर्भावस्था में बोनी के 60 से 65 दिनों बाद, चौथी सिंचाई बलिया निकलने की अवस्था में बोनी के 80 से 85 दिनों बाद करना लाभदायक रहता है। पांचवी सिंचाई बोनी के लगभग 100 दिनों बाद फूल की अवस्था में एवं छठवीं सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में बोने के 110 दिनों बाद करें। कम सिंचाइयां उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई किरीट जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई गर्भावस्था में एवं तीसरी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करना चाहिए। सरसों की फसल में बुवाई के 30 से 35 दिन की फसल अवधि में निराई गुड़ाई अवश्य करें। जहां खरपतवारों की अधिक समस्या हो व निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो, वहां फसल की बुवाई के तुरंत बाद परंतु अंकुरण से पहले पेंडिमिथिलीन नामक रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से निंदा नियंत्रित हो जाते हैं। बीजों को रोग व कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीजोपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीजोपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर व द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने का काम लिया जाता है। इस यंत्र को खेत पर भी ले जाया जा सकता है। सीड ड्रेसर से बीजोपचार करके बुवाई में समय भी कम लगता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार चने की बुवाई के पहले एकीकृत कीट नियंत्रण उपाय अपनाकर चने की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिस खेत में चने की बुवाई करना हो, गर्मियों में उस खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। समय से बुवाई, उचित बीज दर एवं संतुलित उर्वरक उपयोग से चने का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। चने की फसल में अंतर्वर्ती फसल के रूप में गेहूं एवं अलसी लगाना लाभदायक पाया गया है। कीट रोग अवरोधी किस्में JG 315, JG 74 एवं H 208 बोने से अधिक उत्पादन मिलता है। चने की खेती में कृषिगत यांत्रिक नियंत्रण भी फायदेमंद साबित हुआ है और इसके अंतर्गत फेरोमोन प्रपंच एवं चिड़ियों के बैठने खातिर टी आकार की 50 खुंडियां प्रति हेक्टेयर लगाना लाभकारी साबित होता है।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फैला लेते ही और अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जौ उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। छतरपुर में न्यूनतम भाव रहा 1670 रुपये, वहीं अधिकतम भाव रहा 1710 रुपये। नीमच में न्यूनतम रहा 1690 रुपये, वहीं अधिकतम 1790 रुपये। सतना में न्यूनतम 1600 रुपये, वहीं अधिकतम 1680 रुपये। निवाड़ी में भाव रहा न्यूनतम 1500 रुपये, वहीं अधिकतम 1600 रुपये। अब बात करेंगे सरसों उपज के बारे में। सरसों उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। सागर में न्यूनतम 3400 रुपये, वहीं अधिकतम 3550 रुपये। विजयपुर में न्यूनतम 4000 रुपये, अधिकतम 4025 रुपये। सतना में जहां न्यूनतम 3500 रुपये, वहीं अधिकतम 3919 रुपये। जबलपुर में न्यूनतम 3001 रुपये, वहीं अधिकतम 3600 रुपये। अब हम मसूर उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। गंजबासौदा में न्यूनतम 4120 रुपये, वहीं अधिकतम 5245 रुपये। विदिशा में न्यूनतम 3830 रुपये और अधिकतम 5321 रुपये। पन्ना में न्यूनतम 5025 रुपये, अधिकतम भी 5025 रुपये। गोरखपुर में न्यूनतम 4500 रुपये, वहीं अधिकतम 4700 रुपये। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पशु हमारी संस्कृति की बुनियाद है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पशुओं के प्रति हम जो व्यवहार करते हैं, जीव हत्या जैसा व्यवहार करते हैं, क्रूरता का व्यवहार करते हैं, उसे पाप माना जाता है। इस संबंध में समाज क्या सोचता है? क्या कोई ऐसा कानून है कि इस प्रकार के पशुओं के साथ कोई व्यवहार करे तो उन्हें कोई दंड दिया जाए? क्या हमारी सरकार पशु कल्याण के लिए कोई ऐसे उपाय कर रही है जिससे इनके संरक्षण की और संवर्धन की दिशा में कोई अच्छा काम हो रहा? इसी संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन के उप संचालक डॉक्टर अजय राम टेकी जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व पशु कल्याण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारे देश में ही हम मनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये विश्व पशु कल्याण दिवस है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। किसान भाइयों, सभी को विश्व पशु कल्याण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है कि एक बहुत बड़े पशु प्रेमी थे जिनका नाम था एसीसी के सेंट फ्रांसिस्को। उनके जन्मदिन के अवसर पर ये पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। ये 1931 से मनाया जा रहा है और सारे विश्व में पशुओं को क्रूरता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए शासन क्या उपाय करता है? भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन में पशुओं को क्रूरता के निवारण के लिए बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे स्कीम और बहुत सारे कानून बने हुए हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत शासन में एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कोई भी संस्था या कोई भी मनुष्य पशुओं के ऊपर कोई क्रूरता या उसके ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है। अत्याचार के निवारण के लिए ही ये कानून बना है जिसका नाम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। जी, इसके तहत आप मध्य प्रदेश में इसके तहत हम लोग मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया है और प्रत्येक जिले में
पूरे 51 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन जो किया है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वहाँ के उस जिले के कलेक्टर होते हैं और जो उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं हैं वो हमारे वहाँ के पदेन सचिव होते हैं उसके। ये क्रूरता का व्यवहार हमारे प्रदेश के लोग ना करें या जो आमजन नहीं करें, वो पशुओं में अनेक पशु आते हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मध्य प्रदेश के अंतर्गत अलग अलग जो प्रकार के पशु हैं उनके लिए अलग अलग अधिनियम बने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में गौवंश जो है, गौवंश के लिए, गौवंश के संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश का गौवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 ये बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कोई भी गौवंश को वध नहीं कर सकता है और ना ही उसका कहीं मतलब अत्याचार के लिए परिवहन कर सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड का गठन किया, जिसका कार्यालय भोपाल में माता मंदिर पे है। और इसका एक बोर्ड होता है, जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो स्वामी गणेशानंद जी हैं। और ये जो उसका एक कार्यकारी परिषद होता है जो पूरे मध्य प्रदेश में गौवंश और गौवंश के अत्याचार पे होने वाले कानून और गौशालाएं जो होती है उनके संरक्षण, उनको अनुदान देने के लिए कार्य करता है। कार्य परिषद के अध्यक्ष माननीय स्वामी जी जो हैं अखिलेशानंद जी हैं और उसके उपाध्यक्ष जी संतोष जी जोशी जी हैं, जो सतत कार्य कर रहे हैं गौ संरक्षण के ऊपर, गौवंश के उत्थान के ऊपर। अभी आपने बताया कि गौ अभ्यारण्य जैसा ऐसा कोई कार्यक्रम भी आप बना रहे हैं या ऐसे गौओं को संरक्षण के लिए कोई उपाय किए हैं? मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत गौ संवर्धन बोर्ड है। गौ संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत हमारे पास इस समय वर्तमान समय में 585 गौशालाएं हैं जो क्रियाशील गौशाला हैं, जहां पे करीब करीब हमारे पास 1,35,786 पशुधन जो हैं गौवंश का पशुधन है वो संरक्षित है। और हम लोगों ने एक नया विचार लाया है जिसमें आगर मालवा ज़िले में एक सुसनेर ब्लॉक है, वहाँ पे एक सलरिया करके गांव है, वहाँ पे करीब 485 हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने गौ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की कार्रवाई चालू कर दी है, जो मेरे ख्याल से 2016 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि गौ दुर्घटना में बहुत सारे जो बेजुबान जो जानवर होते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्या ऐसे बेजुबान जानवर या गाय के लिए कोई शासन ऐसे उपाय करते हैं कि उनके अगर विकलांग हो जाए तो उनके चिकित्सा इत्यादि उपलब्ध कराते हैं? ये जैसे बड़े जो शहर हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ पे तो हमारे यहाँ हर जगह आसरा है। आसरा मतलब पशु आश्रय स्थल होता है जहाँ पे घायल पशुओं का इलाज किया जाता है, घायल पशुओं को रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं हम उनको। भोपाल का आसरा स्थल आपने देखा होगा, वहाँ भी मतलब काफ़ी घायल पशुओं का इलाज किया जाता है। और यहाँ पे एक हमारी टीम सतत रहती है जो हम लोग नगरीय प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन में, नगरीय प्रशासन विभाग के सहयोग से ये संचालित करते हैं। निकट भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि हर जिले में एक पशु आश्रय स्थल हो। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में या 10, 15, 20 गाँव के बीच में क्या कोई आपके विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त हो रहता है? जी, हमारा पशुपालन विभाग में एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है और पशुपालन विभाग के अंतर्गत आपने देखा होगा कि अब छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांवों में 8-10 गांव के ऊपर एक हमारा पशु औषधालय या पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र संचालित है। तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे हमारा पशु चिकित्सालय संचालित है, जहाँ पे पशु चिकित्सक और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पदस्थ रहते हैं और पर्याप्त अमला है हमारे पास और हम लोग पशुओं की सेवा करते हैं। वहाँ पे जो भी घायल पशु या बीमार पशु आते हैं उनका उपचार करते हैं, समय समय पर टीकाकरण का कार्य करते हैं और पशुपालकों को, किसान भाइयों को सलाह भी वहाँ से प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, जो निजी संस्थाएं होती हैं वो अगर पशुओं के पहल करती हैं उनके संरक्षण के लिए, तो शासन की तरफ से ऐसा कोई नियम है? बिल्कुल, कोई व्यक्ति भी पशुओं का यदि संरक्षण करना चाहता है या समूह कोई पशुओं का संरक्षण करना चाहता है या संस्था कोई संरक्षण करना चाहता है, तो वो यदि गौवंश के संरक्षण करना चाहता है तो हमारा गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से वो पंजीकृत हो सकता है या वो किसी एनजीओ के माध्यम से पंजीकृत कर सकता है। बीच बीच में सलाह और अनुदान की राशियाँ उनको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सभी का।
किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, पशुपालन हमारे देश में अनादिकाल से होता आ रहा है और पशुओं के साथ खेतीबाड़ी का काम भी हमारे किसान भाई करते हैं। और सह व्यवसाय के रूप में अगर हम देखें तो गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन इत्यादि जो काम है जिनसे हमारे किसान भाइयों को, ग्रामीण जनों को अतिरिक्त आय होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों को पशुपालन से लाभ और उनकी जो नस्लें, उन्नत नस्लें अगर आ जाएँ तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उन्नत पशु प्रजनन की, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि कम पशुओं में अधिक दुग्ध उत्पादन। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि ऐसी नस्ल हमारे पास हो पशुओं की जिसमें कि अधिक से अधिक जो गाय है वो दुग्ध उत्पादन कर सके। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पशुधन है वो ऐसे हैं जो संख्या बल में तो ज़्यादा हैं लेकिन उसमें दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। जैसा कि बुंदेलखंड या जो राजगढ़ का इलाका है और डिंडोरी है या झाबुआ है, जो जंगली इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर ऐसे जो पशु हैं जो अवर्णित नस्ल हमारी गायें हैं उनमें बहुत ही कम दुग्ध उत्पादन होता है। यहाँ तक कि किसी में एक छटाक या एक पाव कहना चाहिए, आधा किलो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर कहीं ऐसे पशुओं का हम उपयोग ऐसे पशु उत्पादन में कर सकते हैं जिनका उत्पादन आगे चलकर अधिक हो जाता है तो हमारे जो दूध की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे पशुधन विभाग की, जो पशुपालन विभाग की जो कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यक्रम चल रहा है तो उसका उपयोग कर हम उन्नत नस्ल के अधिक दूध देने वाली गायें जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं उसके पास आपको अपने जो मादा पशु है जब वो ऋतु में रहती है या हीट में रहती है तो उस समय ले जाना होगा। और या फिर हमारा जो मोबाइल यूनिट्स आजकल हर संस्था में उपलब्ध हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं आपके घर द्वार जाकर और घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान सेवा जो है उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही अभी जो मध्य प्रदेश शासन पशुधन पालन विभाग है उसने AI प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हमारे गौसेवक थे उनको भी 6 महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर 4 महीने का, कहीं 6 महीने का वो उनको तैयार किया है और वो भी आपके यहाँ कुछ शुल्क लेकर कृत्रिम गर्भाधान की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ जो डेयरी के जहाँ दुग्ध संकलन होता है वहाँ भी जो सोसाइटी होती हैं वहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें भी कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया है। तो इन संस्थाओं पर भी आप अगर कहीं ये सूचना देते हैं कि आपका जो पशु है उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो वो आपके यहाँ सशुल्क जाकर कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है किसान भाइयों कि हम कौन से पशु का चयन करें जिससे कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो सके। चूँकि हमारे जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया यहाँ जो आवर्णित हमारी जो गायें हैं उनकी जो आकार है बहुत छोटा है, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनमें जो जर्सी जो नस्ल है आजकल बहुत प्रचलन में है और हर कोई किसान भाई जानता है जर्सी शब्द, तो उसमें आप
जर्सी नस्ल का अगर वीर डलवाएंगे और उससे जो संतति होगी और अगर बछिया हो जाती है तो जो उसकी माँ है जो आधा लीटर तक दूध देती थी, तो निश्चित रूप से वो जो बछिया जब माँ बनेगी तो वो 5 से 7 लीटर तक दूध दे जाती है। इसके अलावा अगर कहीं ऐसे इलाके जहाँ की सफ़ेद रंग की या लाल रंग की जो वर्णित नस्ल के वो पशु हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनसे अधिक दूध देने वाली आपको गाय चाहिए, तो उसमें आप जो हॉस्टन फ्रीजियन जो चितकबरी गाय आप ये हमारे चित्र में देख रहे हैं कि उसमें जो पीछे बंधी हुई हैं उसमें चितकबरी जो गाय हैं वो हॉस्टन फ्रीजियन नस्ल की गाय हैं। तो इनका जो हॉस्टन फ्रीजियन के वीर से अगर कहीं आप अपनी गाय को गाभिन करवाते हैं तो उससे जो संकर नस्ल की बछिया पैदा होगी और जब गाय बनेगी तो निश्चित तौर पर वो 10 से 15 लीटर तक दूध दे जाती है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर कहीं आपके यहाँ 5 देसी जानवर हैं और अगर एक भी संकर नस्ल की गाय, चाहे वो HF हो या जर्सी है, वो पैदा हो जाती है और उससे आप दूध देने लगते हैं, तो आपकी जो दूध की समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी और उससे आप कुछ जो दूध की मात्रा है उसको बेचकर अपना जो अतिरिक्त आय ले सकते हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँ कि जो हमारे ग्रामीण इलाके में जो बेरोजगार जो बालक हैं, शिक्षित बेरोजगार, अगर वो 2, 4, 5 ऐसे पशु रख लेते हैं तो एक दिन की आय 500 से 1000 रुपये तक आप पा सकते हैं, क्योंकि जो गाय का दूध भी है वो भी 30 रुपये से लेकर ऊपर तक बिक जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप संकर पशु प्रजनन कार्यक्रम अपनाते हैं तो उससे आपकी खुद की समस्या और प्रदेश की समस्या और देश में जो दूध की कमी की समस्या है वो पूरी की जा सकती है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमने आपको खबरें खेती में वो तमाम जानकारी दी जो नई नई हर रोज़ आ रही हैं। इसके बाद हमने पूरे प्रदेश में मंडी के में क्या भाव चल रहा है इस संबंध में आपको बताया। किसान भाइयों, इसके बाद पशु कल्याण दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश में शासन क्या कुछ कर रहा है इस संबंध में जानकारी दी। साथ ही किसान भाइयों, हमने आपको ये बताया कि पशुपालन से हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण जनों को क्या लाभ है और अगर उनकी उन्नत नस्ल बना दी जाए तो क्या लाभ हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और जब आप चौपाल में बैठें
तो दूसरे किसान भाइयों को भी इस जानकारी के लिए बताएं और बैठकर फिर हमें एक पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, रूम नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारे पिन कोड है 462013। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।